व्हाइट हाउस का साउथ लॉन पहली बार मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साझा बयान जारी किया। पीएम ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब नया इतिहास रच रहे हैं। इसी दौरान पीएम ने वहां मौजूद एक पत्रकार के सवाल पर दो टूक जवाब भी दिया। एक पत्रकार ने जैसे ही कहा कि लोग कहते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो पीएम मोदी ने कहा, मुझे आशा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते ही नहीं बल्कि भारत लोकतांत्रिक है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। व्हाइट हाउस में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पहुंचे। मिस्र पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा के एक होटल पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रिट्ज कार्ल्टन होटल में भारतीय समुदाय के कई सदस्य मौजूद थे। यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस्र पारंपरिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार में से एक रहा है। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मिस्र के पीएम मुस्तफा मैंडबोली मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय प्रवासियों ने तिरंगा लहराकर और मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रवासी भारतीयों में कई बच्चे भी मौजूद थे। पीएम मोदी के स्वागत में कई लोगों ने भारतीय गीत भी गाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको स्वागत के लिए खड़े भारतीय समुदाय के लोगों का भी अभिनंदन किया और उनसे बातचीत की। अमेरिका दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत और सुंदर दृश्य दिख रहा है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आप लोग इस हॉल में भारत का फुल मैप बना दिया है। आप यहाँ दूर दूर से आए, ऐसा लग रहा है कि जैसे मिनी इंडिया उमड़ आया। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इतनी सुंदर तस्वीर देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीएम ने कहा कि अब अमेरिका में ही H-1B वीजा रिन्यू हो जाएगा। भारतीय चाहे देश में हो या बाहर, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मोदी ने कहा कि भारतीयों को जीवन में कैसे आसान बनाया जाए, इसके लिए हम हमेशा प्रयास रहते हैं। मोदी ने कहा कि गूगल भारत में अपना ग्लोबल फिनटेक सेंटर भी खोलने जा रहा है। इसके अलावा बोइंग ने भारत में $100 अरब का निवेश करने की घोषणा की। इन सभी समझौते और घोषणाओं से नौकरियां पैदा होंगी और उच्च प्रौद्योगिकी विनिमय और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने लिटिल इंडिया में शुक्रवार को जलेबी और चाट खाई। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बार खाने की सलाह दी थी। उन्होंने यह संबंध में शुक्रवार को ट्वीट करके जानकारी दी। ट्वीट में एल्बनीज़ ने कहा कि लिटिल इंडिया हैरिस पार्क में शुक्रवार रात कमाल की रही। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई सलाह पर चटकाज में चाट और जयपुर स्वीट में जलेबी खाई। यह कमाल का था। एल्बनीज़ ने भारतीय पकवान खाते हुए अपने तस्वीर भी शेयर की। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 60,310 रुपये प्रति ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 81 रुपये 90 पैसे और ऑस्ट्रेलियन 54 रुपये 75 पैसे। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का यहीं समाप्त होता है। हाँ जी शर्मिला जी। हाँ अच्छा, आवाज आ रहा है। मेरे को न्यूज नहीं सुनाई आ रही। हेलो, हाँ बोलो, गो अहेड। I can't hear any. हेलो शर्मिला जी, आप हेलो। जी हाँ दोस्तों, लगता है कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो उपाध्याय जी बैठे हुए हैं। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार।
और आज हम पांडे जी के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जून की ठंडक वाले मौसम में अगले 2 घंटे दर्पण रेडियो टीम आपके गर्मा गर्म मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है। और आज हमारे स्टूडियो में भारत से आए हुए मेहमान भी हैं। उनसे विभिन्न सामयिक विषयों पर चर्चा करके श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करेंगे। और आज हम लोग सचिन देव बर्मन पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, अतः कोशिश रहेगी कि उनके संगीतबद्ध किए हुए या उनके गाए हुए कुछ गीत श्रोताओं को सुनवाएं। कुल मिलाकर यही कहूँगा कि आज का कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और विविधता से भरपूर होने वाला है। तो राजेश जी, आज के विचार से कार्यक्रम का आरंभ कीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज का विचार, समय देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट पड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। बहुत सुंदर पांडे जी, बिल्कुल। ये जीवन जो है साइनोसॉइडल वेव की तरह चलता है। जब आप नीचे जाते हैं तो फिर ऊपर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब सुनते हैं एक अच्छा सा भजन। कोई कोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सावरे आन मिलो। वृंदावन के गलियन में तुम बिन जियरा न लागे, जियारा न लागे। अब ही ऐसी दशा है मन की, का हुई है फिर आगे रे। ब्रिज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, राधे कोई कोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सावरे आन मिलो। आज न काहे जमुना तीरे मुरली मधुर बजाई। आज न काहे सखियन के संग हिल मिल रात रचाई। हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे। ब्रिज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, राधे कोई कोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो श्याम सावरे आन मिलो। आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया। मुझे है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बावरिया। धीर बंधा जा मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे। ब्रिज में अकेली राधे कोई कोई फिरे, राधे कोई कोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो शाम सावरे आन मिलो। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको भजन ये बहुत पसंद आया होगा। और ये भजन हमारे प्रदीप उपाध्याय जी लेकर आए हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे आप प्रदीप जी? हाँ, ये फिल्म जैसा कि आपने बताया था कि एस.डी. बर्मन विशेष कार्यक्रम हम आज कर रहे हैं, तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुई पिक्चर का गाना था। और ये पिक्चर थी देवदास, जो सन 1955 में आई थी। और इसमें स्वर था मन्ना डे और गीता दत्त का। हाँ, तो शिमला जी आप लाइन पर हैं? हेलो
हेलो, लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, 1 मिनट इसको भी सही करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ, आवाज आ रही। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, शुभ प्रभात। तो सिडनी के बहनों और भाइयों और दोस्तों, आज मेरी गाड़ी जरा लेट चल रही है। पता है क्यों? क्योंकि ब्रोकन हिल का समय आधा घंटा पीछे है, मेरे यहाँ अब 9 बज रहे हैं। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई, आप सबकी तो पहले ही हो गई। आपने समाचार भी सुन लिए, विचार आज का सुन लिया और भजन भी सुन लिया, और हमारे श्रीमान प्रदीप उपाध्याय जी से भी आप मिल लिए। लेकिन मेरी बात तो होनी जरूरी है। तो आज मैं बताऊंगी आपको अगले 2 घंटे में क्या क्या होने वाला है। SD बर्मन जी को हम लोग याद कर रहे हैं। सचिन देव बर्मन, महान संगीतकार, और भारत का फिल्मी इतिहास उनके साथ चलता था। उन गानों में देव आनंद के गाइड से लेकर राजेश खन्ना की आराधना, हर गाना उनका यादगार है आज तक। इन दोनों के बारे में मिली जुली बातें करेंगे उपाध्याय जी और हमारे पांडे जी। और उसके बाद हम आपको बढ़िया बढ़िया चुटकुले सुनाएंगे। हंसना जरूरी है ना। गाने भी सुनेंगे, सिडनी में क्या हो रहा है, कौन से गजल गायक आने वाले हैं, इसके बारे में भी सुनेंगे। और फिर मैं आपको भारत ले जाऊंगी। भारत में हिंदी मजे से सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए। आखिर में कुछ मेडिकल बताऊंगी। तो दिल थामे रखिए, चाय का कप बना के बैठ जाइए। चलिए। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. तो जी हाँ उपाध्याय जी, मेहमान आए हुए हमारे पास, तो उनसे जरा मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल, आज हमारे जैसा कि हमने बताया था, हमारे साथ स्टूडियो में आज मेहमान भी हैं, तो उनका परिचय कराता हूं। तो उनका नाम है ब्रज किशोर श्रीवास्तव, जो हमारे मेहमान हैं। ये भारत में उत्तर प्रदेश से आते हैं, और पांडे जी यूपी में भी कानपुर से आते हैं, जहां से आप हैं। तो आप दोनों काफ़ी कानपुर की बातें आज कर सकते हैं। आज आप जोक सुनाएंगे तो कानपुर वाले, और तो आज 2 कानपुर के लोग हमारे स्टूडियो में हैं। और श्रीवास्तव जी जो है वो यूपी SIDC, एक यूपी का पब्लिक सेक्टर है, वहाँ से सेवानिवृत्त हैं, और सिडनी में अपने बेटे के परिवार के साथ हॉलीडे के लिए आते रहते हैं। पिछले कई वर्षों से हमारे दर्पण रेडियो के नियमित श्रोता हैं। तो ब्रज किशोर जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपनी सिडनी यात्रा के बारे में बताइए कि यहाँ आप कब आना हुआ और यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको। हाँ, मैं सिडनी जो है पिछले वर्ष 2022 में जनवरी में आया था, और अप्रैल तक यहाँ रहा था। 3 महीने के लिए मैं टूरिंग वीज़ा पर था। और इस वर्ष भी मैं अभी 23 अप्रैल को आया हूँ, और जुलाई में तक रहूँगा मैं। 17 जुलाई के मुझे यहाँ से जाना है। और वो सीज़न यहाँ का समर सीज़न था, अब मैं आया हूँ तो यहाँ का विंटर सीज़न है, तो इसका भी कुछ आनंद मिल रहा है मुझे। और हाँ, अपने इंडिया भारत की जो है उन गर्मियों से थोड़ा सा यहाँ राहत मिल रही है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि आपको 2 खास चीज़ें इस ट्रिप में आपकी हैं। एक तो भारत की इस गर्मी, जो आज का पिछले दिनों काफ़ी भयंकर गर्मी वहाँ पे पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे उसी अनुपात की ठंड भी काफ़ी अधिक है, तो बट गर्मी से थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वो अभी तूफान और आंधी आई है। अब सही हुआ। हाँ, उससे 30-32 डिग्री आ गया है टेम्परेचर। कहाँ 48 तक पहुँच गया था। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि यहाँ भी रेनी सीजन नहीं हुआ है, और यहाँ पर जो है धूप जो है यहाँ की, तो वो बहुत ही रिलीफ देती है, बहुत ही अच्छी। और उसकी वजह से मैं यहाँ पर पॉन्ड्स में हूँ, और पॉन्ड्स में पील रिजर्व करके एक पार्क है। तो हम लोगों का एक इंडियंस का एक क्लब है, सीनियर सिटीजन्स का। वहाँ हम लोग बैठते हैं, 15-20 लोग बैठते हैं, सब सीनियर सिटीजन्स हैं।
तो पुराने अपने अनुभव और वो सुनाते हैं। तो वहाँ हम लोग 2 घंटे की मीटिंग रहती है हमारी। तो यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम हुआ कि मुझे सर्दी में कोई दिक्कत होती है। शुरू में ज़रूर मैं डर रहा था, काफ़ी तैयारी करके आया था, लेकिन अब जो है मुझे एज नॉर्मल लग रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। इस ट्रिप की आपकी एक और हाईलाइट है जिसके बारे में आपसे बात हो रही थी, क्योंकि आप अप्रैल में आए थे, तो आप यहाँ पे जो मई में मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था तो आप उसमें भी गए थे। जी तो, हाँ, जी तो वह हाँ, अनुभव आपका कैसा रहा, जी हाँ, संक्षिप्त मैं रूप से उसमें बताइए। ओलंपिया पार्क में गया था। मैं वहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही पहली बार मैंने यहाँ पर देखा विदेश में आकर के मोदी जी अपने प्रधानमंत्री का इतना सुंदर स्वागत है, अभी इतना जो मोदी है जी यूएस गए वो थे, हमारे। यूएस में काफी अच्छा उनका वो किया गया। लेकिन मैंने यहाँ जीवंत जो देखा तो बहुत ही आनंददायक, अपने लोगों के बीच में मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंद आया। और उनके प्रोग्राम को मैंने हाल में बैठ के जब देखा है तो मैं अद्भुत था। चलिए भाई पांडे जी, उस कार्यक्रम में तो आप भी गए होंगे ना? हाँ, हम लोग हमारी पूरी दर्पण की टीम वहाँ पर थी। तो उसमें हालांकि हम भी गए थे और वो एक अनुभव था। हालांकि उसमें कुछ ऐसा, मोदी जी ने 1 घंटा करीबन वहाँ पे अपना भाषण दिया था। तो उस भाषण में मुझे कोई ऐसी व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई नई चीज़ नहीं थी जो कि हमको ना पता हो। सिर्फ भारत की उपलब्धियां और वो सब जो कि हम लोग अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको एक सामने बैठकर सुनना और एक जो अनुभव करना कि हर उनके स्टेटमेंट के बाद तालियां बज रही हैं, स्टैंडर्ड ओवेशन मिल रहा है। और सेम जैसा भी बता रहे थे कि अमेरिका में तो बताते हैं उससे भी बड़े स्केल पर हुआ है। वहाँ पे जो वाइट हाउस में उन्होंने उसको कांग्रेस को एड्रेस किया, उसके अलावा जो इंडियन क्राउड को जो एड्रेस किया है, तो जब मैं उसको लाइव सुन रहा था तो बिल्कुल जैसा यहाँ पे था, शायद वहाँ पे भीड़ अधिक रही होगी यहाँ से, बट माहौल बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही था। तो जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम एक क्विज कर रहे हैं। क्विज में आपको 2 टिकट दिए जाएंगे फ्री में। एक गज़ल का प्रोग्राम हो रहा है, तो गज़ल का प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी हम बातचीत करेंगे। तो क्विज का क्वेश्चन आपको बता दें, क्या ये गाना मैं बजाने जा रहा हूँ, आपको बताएंगे कौन सी पिक्चर का गाना है। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ बताना है, आप चाहें तो ये हमारे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं इसका आंसर, या हमारे फ़ोन पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0422326473। तो उपाध्याय जी, आपका फ़ोन नंबर भी अगर देना चाहो तो आप दे दो। हाँ, मेरे फ़ोन पर भी कर सकते हैं यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य नहीं हैं तो 0431619876। तो इनमें से किसी भी पर भी आप अपना जवाब भेज दीजिए। उसके बाद हम लोग रैंडम ड्रॉ निकाल के, जैसा पांडे जी ने बताया, 2 टिकट्स जो है हम उस कार्यक्रम के देंगे। दे रहे हैं। माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा। और दोस्तों, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग तो एसडी बर्मन साहब का, तो उसकी थोड़ी सी बारे में आपको बता दें उनके लिए। आप बोलेंगे कुछ उपाध्याय जी? क्योंकि मेरे नहीं, पास बिल्कुल नहीं। ये गाना आपने बहुत क्विज के लिए बहुत ही उपयुक्त गाना है। और इसमें बस मैं श्रोताओं को ही बता सकता हूँ कि बड़ी हिट पिक्चर थी और एसडी बर्मन के ऐतिहासिक संगीत के लिए जानी जाती है। तो सवाल मुश्किल नहीं है और आशा करते हैं खूब सारे जवाब हमारे पास आएंगे। शर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, नूतन थी, नूतन पर फिल्माया गया था ये गाना। और उनकी एसडी बर्मन के एक खास बात थी कि उनके ज्यादातर हर फिल्म में उनकी आवाज में एक गाना जरूर होता था। आप नोट करेंगे कि बंदनी से लेके आराधना तक जो भी मशहूर गाने हैं, मशहूर फिल्में हैं जो बहुत चली, तो उनमें से हमेशा ही एक गाना उनका खुद का होता ही था।
और वो भी बहुत चल पड़ता था। एक्चुअली और शर्मिला इस गाने के बारे में मैं और भी बताऊंगी कि देखो हम उन दिनों के गाने सुनते हैं और उसके शब्द और आज की कविताएं कितनी बदल जाती हैं, ये भी सुनेंगे, क्योंकि रेखा राजवंशी भी आने वाली हैं, वो भी गाएंगी। नहीं आज नहीं आने वाली है। उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको बुखार आ रहा अच्छा, है उनको। हाँ। तो कोई बात। चलिए प्रोग्राम को आगे हाँ। बढ़ाते हैं। एसडी बर्मन हाँ। की बायोग्राफी। हाँ। मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। सब प्यार से इन्हें दादा बर्मन के नाम से पुकारा करते थे। ये हैं लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जन्म 1 अक्टूबर सन 1906 कोमिला में हुआ। ये वो जगह है जो अब बांग्लादेश में है। एसडी बर्मन एक राजसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनकी माँ राजकुमारी निर्मला देवी मणिपुर की राजकुमारी थीं और पिता नवाब विपचंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के राजा के बेटे थे। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं, माना जनाब ने पुकारा नहीं। दादा बर्मन अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे। कोमिला में ही इनकी पढ़ाई हुई और उसके बाद ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में एमए करने के लिए चले गए। पर जब तक दादा बर्मन कोमिला में थे, इनके पिता के साथ इनकी रुचि लोक संगीत में बहुत बढ़ी और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इन्होंने भी लोक संगीत को अपने मन का हिस्सा बना लिया और बहुत सारी धुनों को तभी से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि ये इस बात से बेखबर थे कि आगे जाकर ये एक म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे। हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला, दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला, दम से गए। एसडी बर्मन ने अपना प्रशिक्षण खलीफा बादल खान से लिया, जो एक सारंगी प्लेयर थे। उस्ताद बादल खान, अलाउद्दीन खान और संगीताचार्य केसी डे से भी। सन 1932 में कोलकाता रेडियो स्टेशन में बतौर रेडियो सिंगर ये काम किया करते थे। जहां एक तरफ रविंद्र संगीत और लोक संगीत का असर दादा बर्मन पर नजर आ रहा था, वहीं धीरे धीरे वो फिल्मों की तरफ भी बढ़ने लगे। सन 1944 में शशाधर मुखर्जी की गुजारिश पर ये फिल्मिस्तान स्टूडियो आए और फिल्म शिकारी के लिए इन्होंने संगीत दिया, जिसमें उस जमाने के सुपरस्टार अशोक कुमार काम कर रहे थे। एसडी बर्मन को शुरुआती दौर में सफलता नहीं मिल रही थी और वो मुंबई छोड़ वापस कलकत्ता जाना चाहते थे। ऐसे में अशोक कुमार ने उन्हें रोका और कहा कि मेरी फिल्म मशाल का संगीत दो और उसके बाद तुम जहां जाना चाहते हो चले जाओ। पर किस्मत ने बाजी पलटी, ये फिल्म हिट हुई और दादा बर्मन हमेशा के लिए मुंबई में रुक गए और फिर वो दौर शुरू हुआ जिसे हम दादा बर्मन का युग कहते हैं। देवानंद साहब के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। नवकेतन प्रोडक्शंस का एक परमानेंट हिस्सा बन गए एसडी बर्मन। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। देव साहब के लिए 9-11, टैक्सी ड्राइवर, काला पानी, मुनीम जी, पेइंग गेस्ट, तमाम फिल्मों में एसडी बर्मन का संगीत खूब चमका। तो शिव जी बिहाने चले फाल की सजा के, बाबूती लगा के ना। देवानंद साहब के पक्के दोस्त गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में भी एसडी बर्मन ने ऐसा संगीत दिया जो सबकी जुबान पर चढ़ गया। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। एसडी बर्मन की खासियत ये रही, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या फिर दर्द भरा
या फिर किसी कॉमेडियन पर फिल्माया जाने वाला हो, वो सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते थे। यही वजह रही कि गुरुदत्त की फिल्म्स प्यासा और कागज के फूल के संगीत ने इन फिल्मों को और भी ऊंचाई दी। जहां एक तरफ एस डी बर्मन के गाने लता मंगेशकर ने खूब गाए, तो गीता दत्त ने भी उनमें चार चांद लगा दिए। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। यह बात भी मशहूर है कि लता मंगेशकर के साथ एस डी बर्मन की कहासुनी हुई और कुछ बरसों तक इन्होंने साथ काम नहीं किया। ये वो वक्त भी था जब गीता दत्त अपने निजी जीवन की उथल पुथल में फंसे हुई थी, और तब एस डी बर्मन के संगीत में आशा भोसले की आवाज भी खूब सुनाई देने लगी। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, हाँ हाँ हाँ, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। दादा बर्मन ने रफी साहब और मन्ना डे की आवाजों का खूब इस्तेमाल किया, पर वो वक्त भी आया जब पहला सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाला था, और तब किशोर कुमार की आवाज को सुपरस्टार की आवाज बनाया गया। एस डी बर्मन और ऋषिकेश मुखर्जी की जोड़ी भी खूब जमी, चाहे वो फिल्म अभिमान रही हो, चुपके चुपके, या फिर दादा बर्मन की आखिरी फिल्म मिली। सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। ये किस्सा मशहूर है कि जब देवानंद ने एस डी बर्मन से कहा कि आप मेरी फिल्म हरे राम हरे कृष्ण का संगीत दें, तब दादा बर्मन ने साफ मना कर दिया और कहा, अगर आपको वेस्टर्न संगीत चाहिए तो पंचम को ले लो। पंचम यानी कि आर डी बर्मन, और तब आर डी बर्मन फिल्म हरे राम हरे कृष्ण के म्यूजिक डायरेक्टर बने। ओ निगाहे मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहे मस्ताना। एस डी बर्मन को इस बात का बहुत गर्व था कि उनका बेटा पंचम यानी कि आर डी बर्मन भी एक जबरदस्त संगीतकार बन गया है, और कई बार पंचम ने जो धुनें बचपन में बनाई थी, उनका इस्तेमाल एस डी बर्मन ने अपनी फिल्मों में किया। दादा बर्मन ने अपने बेटे को ये बात साफ साफ सिखा दी थी कि जहाँ कहीं कुछ भी सुनो उसे रिकॉर्ड करो, यहाँ तक कि जो धुन तुम्हारे सपने में आए उसे भी रिकॉर्ड करो, और जितने ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तुम बजाना सीख सको वो सीखो। यही वजह रही कि आर डी बर्मन ने फिल्म संगीत का रूप बदल के रख दिया था। दिल की उमंग है जवां, रंग में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां, दिल की उमंग है जवां। शायद ये बात जानकर और भी हैरानी हो कि महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम एस डी बर्मन के नाम पर ही रखा गया है। सचिन के पिता दादा बर्मन के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने अपने बेटे का नाम ही सचिन रख दिया। चांद फिर निकला, मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय, चांद फिर निकला। दादा बर्मन की शादी मीरा बर्मन से हुई, और ये एक लव मैरिज थी, जिस वजह से इनके परिवार के लोग नाखुश भी थे, और यही वजह रही कि एस डी बर्मन पूरी तरह से संगीत में आ सके। भारतीय सिनेमा के इतिहास में संगीतकार सचिन देव बर्मन का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। Work
kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। हाँ, तो शर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, एक से एक गाने जो मतलब कॉलेज के दिनों की याद दिला देते हैं सबको। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। श्रीवास्तव जी, आप कुछ बताएंगे? श्रीवास्तव बैठे हुए हैं। हाँ जी, मुझे तो अपना एक गीत याद आ रहा है। वो उसी समय का है। एक्चुअली मैं 75 रन कर रहा हूँ और पुरानी यादें हैं, बहुत पुरानी। मैं अब इस उम्र में तो बस एक ही, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा है। ये गाना तो उम्र के हर दौर में जो है वो इतनी एक आपको एक प्रेरणा देता है कि जो भी लाइफ में आए उसको फेस करना चाहिए। और तो आपका पसंद का गाना सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने परिवार के बारे में बताइए। आप हाँ तो जैसा आपने बताया आप सेवानिवृत्त हैं, 75, वैसे आप लगते नहीं हैं 75 के। अपना स्वास्थ्य का इसी प्रकार ध्यान रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही ऊर्जावान बने रहें। मेरी एक्चुअल बर्थ जो है डेट वो जो है 1 नवंबर 1948 है और 1953-54 से तो हमने अपनी आंखें खोली, तब से थोड़ी थोड़ी सी जानकारी जब से है, तो बहुत बड़ा ज़माना देख लिया है। और फिर वो छोटे से टाउन से ले करके भारत के कानपुर के एक पुखराया एक हमारा कस्बा है, टाउन है, वहाँ से उठ करके और यहाँ तक का पूरा देखा। वहाँ भी बड़े बड़े शहरों में देखा और यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया तक, सिडनी भी आकर के देखा। तो जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा है और बहुत सारी बातें देखी हैं। एक एक याद करते हैं तो बहुत बड़ी फहरिस्त हो जाती है इसकी। नहीं, चलिए गाना सुना जाते हैं। आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं, उसके बाद मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया।
वैसे एक बात बताएं आपको, हमारी जो फोन की रिंगटोन थी वो यही थी पहले। क्या बात है पांडे जी, बहुत सुंदर। कानपुर वालों का ये पसंदीदा गाना है। तो इस गाने के बारे में बता दूं कि ये फिल्म हम दोनों से था जो 1961 में आई थी, और ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और इसको देवानंद पर फिल्माया गया था, और इस गाने को लिखा था साहिर ने। और मेरी जानकारी में श्रीवास्तव जी, ये पहली पिक्चर थी देवानंद की शायद जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। हाँ जी हाँ। और इसमें 2 हीरोइन जाहिर है थी, एक साधना थी और एक नंदा थी। और नंदा के एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि इससे पहले नंदा देवानंद उस समय के लीडिंग हीरो हुआ करते थे, तो उनके साथ सारी हीरोइन की काम करने की इच्छा होती थी। तो नंदा ने काला बाजार से पहले पिक्चर आई थी उसमें काम किया था, मगर उसमें देवानंद की बहन बनी थी वो। तो फिर बाद में कुछ इनके पास वो गया, तो फिर नंदा ने कहा कि भाई बहन का रोल तो मैं नहीं करूँगी, अब हीरोइन का रोल दीजिए। तब जो था नवकेतन फिल्म में जो था हम दोनों में उनको जो था रोल मिला था। शर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, आज भी ये गाना इतना एप्लीकेबल है, मतलब जिंदगी का जो ये फलसफा है कि आज के लिए जियो और जो खो गया उसमें रोते मत बैठो, आगे बढ़ो। मतलब ये आज भी लागू है हमारी जिंदगी में, और आज भी हम इस गाने को उतने ही मजे से सुनते हैं जितना आप लोग सुनते थे। इस पे एक वाकया याद आ गया हमको। हाँ। कि आदमी क्या है कि हर परेशान रहता है कि जो चीज़ नहीं है उसको पाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए कोई आप बैठे हो, आपने एक भीड़ में जाकर के आपने 100 चॉकलेट फेंक दिए, तो होता क्या है कि बंदा इधर भागता है, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, अरे एक चॉकलेट मिला उसको खाओ, उसको ध्यान दो, कोई नहीं करता है ये। तो उसको एंजॉय नहीं करता है ये। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आज हम शैलजा जी को मिस कर रहे हैं अभी, लेकिन ये एक साइकोलॉजी है कि हम लोग जो मिल जाते हैं फिर उसको भी भूल जाते हैं, जो हमारे पास है। हाँ, खो गया तो उसको नहीं भूलते हैं, लेकिन जो खो गया उसको याद करते रहते हैं, ये नहीं मिला, अरे यार। बिल्कुल शर्मिला जी, आपने सही कहा कि हम लोगों का ब्रेन पता नहीं कुदरत ने हमको ऐसा दिया है कि हम लोग निगेटिव चीज़ को, हमारे साथ जो बुरे अनुभव है उनको हम लंबे समय तक याद रखते हैं, और अच्छी चीज़ें जो हैं हम थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं, और शायद यही हमारे दुखों का मूल कारण है। तो और देखिए सबसे तुरंत नई चीज के पीछे भागते हैं। आज एक घर मिल गया तो सोचते हैं और एक मिल जाए। वैसे हमको एक ख्वाहिश पूरी होते ही फिर दूसरी ख्वाहिश होती है, क्यों क्या कोई सवाल नहीं है, राम की लीला होती है, ये ह्यूमन बीइंग के साथ है। हम लोग को कैशियर से सीखना चाहिए। बैंक का जो कैशियर होता है वो लाखों डॉलर आ रहे हैं, लाखों डॉलर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि उसका थाई है क्या। बिल्कुल वो अपना बिल्कुल मस्त रहता है, अपने को अनासक्त करके रखे, उसको आने वाले पैसे से लगाव नहीं, जाने वाले का दुख नहीं उसको। यहाँ हम लोग लेके बैठ रहते हैं। तो चलिए एक संदेश लगाते हैं। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो जी हाँ दोस्तों, हमारा क्विज अभी भी जारी है। हम करीब 10:30 बजे के आसपास 10:40 में निकालेंगे, और इसमें जो फंक्शन हो रहा है यहाँ पर गज़ल का, उसके आपको 2 टिकट देंगे। तो जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए गाने को। अगर आप चाहें व्हाट्सएप ग्रुप में है तो डाल सकते हैं ग्रुप के अंदर, नहीं तो हमारे फ़ोन पे मैसेज डाल सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 0422326473, या प्रदीप उपाध्याय जी के नंबर 0431619876। और राजेश जी, गाना एक बार जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया उनको पता तो चले कि इसका सवाल क्या है। बस आपको बताने की ये गाना कौन सी पिक्चर का है। ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी हद की बार, ले चल पार
ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार। जी दोस्तों, आपको बताना है सर ये कौन सी पिक्चर का गाना है। NEMBC मीडिया निर्मित नवीन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं राजेश पांडे हूं। अगले वर्ष तक घर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। उच्च ब्याज दरों और कम उधार सीमा के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में रियल एस्टेट की कीमतें पूरी 2024 में ठीक होने का अनुमान है। सिडनी में रिबाउंड का नेतृत्व करने की उम्मीद है। 2024 के मध्य तक घर की कीमत मई के अंत की तुलना में 6 से 9% अधिक होने का अनुमान है। मेलबर्न में रिकवरी कम स्पष्ट होगी, 2% तक की अनुमानित वृद्धि के साथ। डोमेन रियल एस्टेट समूह के अनुसंधान और अर्थशास्त्री प्रमुख निकोला पावेल के अनुसार एडिलेड और पर्थ में घर की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगी। इसके बाद ब्रिस्बेन के स्थान आएगा। सुधार के कारण लिस्टिंग की कमी और शुद्ध प्रवासन में वृद्धि के रूप से पहचाना गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 400,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं और अगले वर्ष 300,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। आवास की मांग बढ़ने का अनुमान है, जिसमें किराए के बाजार में तंगी के कारण अधिक लोग घर के स्वामित्व की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि निर्माण क्षेत्र को उच्च लागत और श्रम की कमी के कारण प्रतिक्रिया देने में कठिनाई हो सकती है, जिससे संभावित रूप से कम नए निर्माण हो सकेंगे। बढ़ती ब्याज दरें, कम उधार लेने की क्षमता और कमजोर वेतन वृद्धि भी कीमतों में बढ़ोतरी को धीमा कर सकती हैं। सिलिकोसिस पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय शासन रोग रजिस्ट्री का गठन किया जाएगा। सिलिकोसिस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यस्थल शन रोगी के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। सहायक मंत्री गेन क्रिनी ने संसद में प्रस्तावित कानून पेश किया है, जो उस बीमारी की रिपोर्टिंग को अनिवार्य करेगा जिसने 2018 से पहले 4 में से 1 इंजीनियर पत्थर श्रमिकों को प्रभावित किया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक क्षण रोग रजिस्ट्री क्षण रोग के बारे में जानकारी दर्ज करेगा, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कार्यस्थल पर उत्पन्न हुआ है या बढ़ गया है। आमतौर पर रसोई और बाथरूम के बीच में उपयोग की जाने वाली उच्च सिलिकॉन वाले उत्पादकों को सिलिकोसिस और कैंसर से जोड़ा गया है। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिखर श्रमिक संघ ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए इंजीनियर पत्थर पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। सेशन नींद व्यावसायिक और पर्यावरण चिकित्सा विशेषज्ञ सहमति के साथ मामले की रिपोर्ट करेंगे। रजिस्ट्री का लक्ष्य शीघ्र पहचान और निगरानी में सहायता करना है। ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के सहायक सचिव लियम ओब्रेन ने रजिस्ट्री के लिए समर्थन दिया, लेकिन इंजीनियर पत्थर पर प्रतिबंध सहित अतिरिक्त सुधार का आह्वान किया। सरकार ने 2025-26 तक रजिस्ट्री के संचालन के लिए $2.4 मिलियन आवंटित किए हैं। अमेरिकी नियामक का दावा है कि अमेज़न ने प्राइम में नामांकन करके लाखों लोगों को धोखा दिया। अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग ने अमेज़न पर मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया है कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को उनकी सहमति के बिना अपने प्राइम वीडियो ऑन डिमांड सदस्य सेवा में नामांकित करने के लिए भ्रामक रणनीति का इस्तेमाल किया। 2005 में प्राइम्स के लॉन्च के बाद 200 मिलियन लोगों ने 139 लाख $100 की वार्षिक सदस्यता के लिए साइन अप किया, जो अमेज़न पर खरीदारी करते समय तेज शॉपिंग और अन्य लाभ प्रदान करता है। आयोग ने दावा किया कि अमेज़न के उपभोक्ताओं को साइन अप करने के लिए धोखा देने के लिए यूजर्स इंटरफेस डिजाइन रणनीति का उपयोग किया और उपभोक्ताओं के लिए अपनी प्राइम सदस्यता रद्द करना मुश्किल बना दिया। वर्तमान मुकदमे के अलावा टेक दिग्गज को हाल ही में अन्य मुकदमे का सामना करना पड़ा, जिसमें उसने गोपनीयता उल्लंघन के लिए ग्राहकों को $30 मिलियन से अधिक का भुगतान किया। अमेज़न ने हाल ही आरोपों पर कई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कंपनी के पूर्व सूचना दिए बिना मुकदमे का घोषणा करने के लिए आयोग की आलोचना की है।
एईसी ने मतदान प्रक्रिया के आसपास ऑनलाइन दुरुपयोग गलत सूचना में वृद्धि का खुलासा किया। ऑस्ट्रेलिया चुनाव आयोग ने अपनी मतदान प्रक्रिया पर ऑनलाइन दुरुपयोग और गलत सूचना में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की। चुनाव आयुक्त टॉम रेजर ने कहा कि इसके पोस्ट और ऑनलाइन संचार पर ऑनलाइन टिप्पणी का स्वर तेजी से आक्रामक हो गया है, जो चुनाव परिणामों और प्रक्रियाओं को सत्ता पर सवाल उठा रहा है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि पोस्ट में व्यक्तिगत मतदान केंद्रों के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया, साथ ही कार्यकर्ताओं पर वोटों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। कमिश्नर रोजर्स ने कहा कि एईसी उस समय गलत सूचना फैलने को लोग लेकर चिंतित है जब ऑस्ट्रेलिया इंडिजन वॉइस और पार्लियामेंट जनमत संग्रह पर मतदान कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि एईसी मतदान से पहले गलत सूचनाओं में निगरानी करना और उसका मुकाबला करना जारी रखेगा। एईसी डिजिटल एंगेजमेंट के निदेशक इवान एंकिंग स्मिथ ने कहा, यह मुद्दा एक वैश्विक चलन का हिस्सा है जिसमें सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का इस्तेमाल दुनिया भर में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। मैं राजेश पांडे हूं। अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे आप जुड़े रहें। यह समाचार आपके लिए राष्ट्रीय जाति और बहुसांस्कृतिक प्रसार परिषद द्वारा लाया गया है। और जी हाँ दोस्तों, लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ सोनू जी। सोनू जी नमस्कार। राजेश पांडे जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए, कैसे हैं आप? मैं सुबह से आप लोग का कार्यक्रम सुन रही हूँ 9 बजे से, और उपाध्याय जी को भी जो वहाँ आपके साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनको भी सादर नमस्कार मेरा। शर्मिला जी जो मेरे ख्याल से ब्रोकन हिल से हैं साथ में। जी हाँ, साथ में ब्रोकन हिल से हैं। तो जी शर्मिला जी, आपको भी सादर नमस्कार। और आपकी मैं उस बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ कि जो हम अपने दुखों को ज्यादा याद रखते हैं और खुशियों को कम याद रखते हैं, तो इसलिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें अपनी खुशियों को याद रखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि भाई हमें जो भगवान ने जो ये जिंदगी दी है खूबसूरत, उसको किस तरह से खूबसूरती से जिया जाए। तो आपका कहा हुआ ये बात, ये कही हुई ये बात आज यकीनन मेरे लिए आज का दिन शायद मेरा और अच्छा हो जाए आपकी ये बात सुनकर। बिल्कुल, लेट अस सेलिब्रेट लाइफ और एग्जैक्टली जिंदगी को एक त्योहार की तरह मनाना है और इसलिए दर्पण सुनना है हर रविवार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप और उपाध्याय जी और पांडे जी जो आप बढ़िया बनमल साहब की जो गीत सुना रहे हैं उनके बारे में जो बता रहे हैं, वो भी पूरी तरह से मैं सुबह से सुनते हुए एंजॉय कर रही हूँ। सोनू जी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप इंडिया में कहाँ से हैं? तो पांडे जी, मैं इंडिया में, मेरा जन्म हुआ था जबलपुर में जो एमपी में है, और वहाँ पर जब मैं स्कूल और कॉलेज में थी तो कभी कभी स्कूल कॉलेज डिबेट्स एलोक्यूशंस में पार्टिसिपेट करती थी। करते करते जब एक बार हमारे जज वहाँ पर रेडियो के एक स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए थे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहला मौका दिया था रेडियो पे कुछ कहने के लिए। तो तब मैंने रेडियो से अपनी हाँ जी, तो जबलपुर रेडियो से मैंने अपनी शुरुआत की, अपनी जर्नी की। अरे वाह, अरे वाह, आज तो संयोग है। बाद में हमारे साथ रायपुर रेडियो से भी कोई आने वाला है, आने वाली है। मतलब आज तो मध्य प्रदेश छाया हुआ है। उसके बाद गोरखपुर ऑल इंडिया रेडियो में मैंने कुछ समय कैजुअल अनाउंसर की तरह काम किया था। फिर 2000 फिर मेरी शादी हो गई, ऑफ कोर्स उसके पहले मेरी शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड इंडियन रेलवेज में थे, तो हम सारा इंडिया जहाँ जहाँ घूमते थे वहाँ के रेडियो स्टेशन पे मेरी कोशिश रहती थी कि मैं कुछ न कुछ प्रोग्राम दे सकूं। और बस 2008 में फिर हम सब परिवार ऑस्ट्रेलिया आ गए। अच्छा, तो यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं, किस सबब में? अभी तो हम कैलीविल में रहते हैं, पर जब 2008 में मैं आई थी तब न्यूकासल में थे, तो हम 4 साल वहाँ थे। तो वहाँ पे काफी सारे कम्युनिटी इवेंट्स करे, स्टेज शोज करे। उसके बाद पर्थ चली गई, पर्थ 6 साल वहाँ पे थी, तो वहाँ पे कई आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ शोज करे। और 2020 में फिर यहाँ पर आ गई सिडनी में।
लॉकडाउन के समय, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई यहाँ। नहीं, अब जरूर कहूँगी, आपकी आवाज बहुत ही मीठी है और बिल्कुल सबको सुनने में अच्छी लगेगी। हमें तो शर्मिला जी, बहुत अच्छी बहुत लगी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी। तो जैसा आपने कहा लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, तो एक सेलिब्रेशन लेकर आ रहे हैं हम यहाँ पर 1 जुलाई को। जी हाँ, उसके बारे में जरा बताएंगे हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, तो जो भी श्रोताएं सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी, श्रोतागण, की गजल की एक महफिल सजा रहे हैं हम यहाँ सिडनी में, और वो है 1 जुलाई को पैसिफिक हिल्स क्रिश्चियन स्कूल में। इसमें जो कलाकार हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं पर्थ में थी कुछ समय के लिए और वहाँ के कुछ कलाकारों के साथ मैंने स्टेज शोज किए थे, तो उसमें जो मेन गजल सिंगर हैं वो है अमिताभ इस्लाम, और गुरप्रीत सिंह तबला पर उनके साथ बजाएंगे वहाँ पर स्टेज पर, और वो भी पर्थ से ही आ रहे हैं। तो अमिताभ और गुरप्रीत तो पर्थ से आ रहे हैं। अमिताभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे पांडे जी, आपको लगता है श्रोताओं को बताऊं मैं इनके बारे में थोड़ा सा? जी हाँ, बिल्कुल। तो अमिताभ इस्लाम, जैसे मैंने कहा कि वो पर्थ में रहते हैं, वो एक सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, म्यूजिक कंपोजर है, प्रोड्यूसर है। उनको हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जगजीत सिंह भी कहते हैं। अच्छा। उनकी आवाज, जी हाँ, वो 4 साल की उम्र से वो संगीत सीख रहे हैं। अपनी माँ को वो अपना पहला गुरु मानते हैं, और जब हम पर्थ में थे तो उनके शोज इस तरह से होते थे कि जब अनाउंस होता था अमित जी का शो, लोग वेट करते थे कि कब उनका शो अनाउंस हो और कब वो टिकट खरीदे। इसी तरह का एक शो उन्होंने कल किया, जो यहाँ पे कर रहे हैं, आज जाने की जिद ना करो। नाम हमने दिया है गजल इवनिंग को, आज जाने की जिद ना करो। वही उन्होंने पर्थ में भी किया था कल, और वो सोल्ड आउट शो था। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ऑडियंस से, बहुत ही तालियों की गूंज के साथ, जो कहना चाहिए कि पूरी महफिल सजी हुई थी और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज सुबह मुझे पर्थ से मेरे फ्रेंड्स के बहुत सारे कॉल्स आए बताने के लिए कि शो बहुत अच्छा था। तो सिडनी के दर्शकों के लिए भी वो आ रहे हैं यहाँ पर। उनके साथ पर्थ से आ रहे हैं गुरप्रीत जो तबला बजाएंगे, और वो एक परकशनिस्ट है, तबला प्लेयर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, और उनका एक वहाँ पे म्यूजिक स्कूल भी चलता है, इंडियन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन पर्थ। तो वहाँ पर वो म्यूजिक भी सिखाते हैं। बहुत ही जिसको कहना चाहिए ना, हम्बल आर्टिस्ट अगर कोई होता है, जैसे होता है ना पांडे जी हाँ। कलाकार तो ठीक है, एक कला है, उसमें बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, पर एक कलाकार में ह्यूमिलिटी का होना बहुत जरूरी है। वो उतने ही हम्बल हैं, उतने ही सज्जन इंसान हैं, और उनका जब तबला आप सुनते हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन के अलावा कोई दूसरा जो। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो टिकट है, आगे सोनू जी टिकट दे रही है, 2 टिकट हमारे श्रोताओं को। हाँ जी, हाँ जी। सोनू जी, आपने जिस तरीके से अमिताभ जी के बारे में बताया है, और आपने जैसा कहा था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जगजीत सिंह कहते हैं, हम चाहते हैं कि सिडनी में शो बिल्कुल वैसा ही सफल हो जैसा कि पर्थ में होता रहा है, और आगे से उनको जो है वो ऑस्ट्रेलिया के जगजीत सिंह के रूप में जाना जाए, ना कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। उपाध्याय जी, आप लोग क्या ये प्रोत्साहन भरे शब्द जो आपने बोले हैं अभी, ये मैं अमिताभ जी को बताऊंगी तो मेरे ख्याल से वो बहुत खुश होंगे, और पूरी कोशिश होगी हमारी कि सिडनी के दर्शक जो भी आएंगे उस शो को देखने, बिल्कुल इस महफिल में जो शामिल होंगे, बिल्कुल निराश होके ना जाएं। वो अभी तो हम कह रहे हैं उनसे कि आज जाने की जिद ना करो, पर कार्यक्रम खत्म होने के बाद, महफिल के बाद, सारे दर्शक गण हमारे कलाकारों से कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो। अरे वाह, चलिए आपका ये हम गाना भी प्ले कर देते हैं। ये हाँ जी, फरीदा कम का गाया हुआ है, मैं गाना भी प्ले कर देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुनते हैं। की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठ
बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। तो जी हाँ जी, आपको कैसा लगा ये गाना? आपकी फरमाइश का हमने गाना बजा दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सोनू जी, हाँ जी बताइए, कैसे लगा आपको? बहुत ही खूबसूरत। आज जाने की जिद ना करो, ये हमारी मतलब ये हमारी दर्शकों से जो वहाँ आएंगे और श्रोतागण से जो वहाँ आएंगे अगर हमारा शो देखने, तो उनको हम यही कहेंगे कि आज जाने की जिद ना करो। बिल्कुल, यहीं रुके रहो, और भी कुछ सुनने को मिलेगा उस दिन। अमित हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी। तो अमिताभ और गुरप्रीत तो पर्थ से आ रहे हैं, पर यहाँ के दो बहुत ही अच्छी लोकल सिंगर्स हैं, भागीरथी भट्ट और सीमा भारद्वाज। ये दोनों भी इसमें अपनी गजल और अपने गीत सुनाएंगी। साथ में एक उभरती हुई नन्ही सी कलाकार है, उसका नाम है धनवी। धनवी भी हमारे इस शो में इस शो का हिस्सा होगी, और वो भी अपनी सुरीली आवाज में एक बहुत ही बेहतरीन गाना गाने वाली है, और वो इतना पॉपुलर गाना है जिसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। आप शो पे आइए, सुनिए और उस महफिल में उसकी आवाज का आनंद लीजिए। साथ में यहाँ के एक गिटारिस्ट है मयंक, वो भी संगीती देंगे स्टेज पर सिंगर्स के साथ, और सत्यजीत रॉय हैं, वो कीबोर्ड प्लेयर पे होंगे। तो चलिए, आपने बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और आशा है कि आपसे मिलेंगे हम उस दिन शो में, आपसे हम पहुंचते हैं। बिल्कुल पांडे जी, और बस आपको एक चीज और, श्रोताओं को एक चीज और बताना चाहूंगी कि दर्पण रेडियो की वेबसाइट पर भी शायद वो इस प्रोग्राम के बारे में देख सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ पांडे जी? हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में दर्पण में लोडिंग होगा, प्लस यूट्यूब पे भी जाएगा, तो ये आप कल यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा पूरा। इस शो के टिकट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, शो की टिकट्स हैं। टिकट सिर्फ बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे हमने रखे हैं, $25 के, और अभी उस पे डिस्काउंट भी चल रहा है, तो $20.50 का एक टिकट पड़ेगा बस। तो बस चलिए फिर, चलिए आप अपना ये जो है फ्लायर हमारे दर्पण के उस पर डाल दीजिएगा, दर्पन फोरम पे। जी बिल्कुल। तो चलिए जी, आपने टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू जी, ये हमारा जो कार्यक्रम, हाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे हम लोग पब्लिश करते हैं, तो आप उसको भी पर्टिकुलर सेगमेंट जो हमारी आपकी बात हुई है, मेरे ख्याल से करीबन 9:45 से शुरू हुई है, 20 मिनट का जो भी है, तो जो भी आपके जो म्यूजिक इंटरेस्ट वाले जो भी ऑडियंस हो, उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इसमें उसके बारे में विस्तार से बात की गई है। तो
तो श्रोता जब जानते हैं किसी कलाकार के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है, तो जो फैंस सिटर्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं चलो इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। तो आशा करते हैं बिल्कुल आपका कार्यक्रम आयोजन बिल्कुल सफल रहेगा। और अपने कार्यक्रम में हमारा दर्पण रेडियो का भी एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिएगा। जरूर करेंगे, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, दर्पण रेडियो का भी अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सोनू जी। आप ड्रॉ निकाल रहे हैं? हाँ भी रुक के। अच्छा अभी क्या है, एक ऐड लगा दें। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, अभी सभी लोग बड़ी चर्चा में है कि टाइटैनिक को देखने के लिए जो चाह रहा था कि वहीं पर है ये, इसके बारे में बड़ा ही दुखद समाचार। हाँ, पिछले हफ्ते काफ़ी समाचार की और सुर्खियाँ इसने बटोरी, जो टाइटन डिजास्टर बोलते हैं इसको। तो एक वैसे तो श्रोताओं को सारी जानकारी इसके बारे में होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इसको काफ़ी हेडलाइन कवरेज मिला था। तो ये एक छोटी सी पनडुब्बी हुआ करती थी जिसमें 5 लोग तक बैठ सकते थे और वो नीचे टाइटैनिक जो डूबा था तो वहाँ तक जाती थी। और जो थोड़ी सी श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि टाइटैनिक जहाज़ जो 100 वर्ष से अधिक पहले जिस स्थान पर डूबा था वो बहुत ही गहरा स्थान है, करीबन 4 किलोमीटर उसकी गहराई है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ले जाने के लिए जो नॉर्मल पनडुब्बियाँ जो हमारी बनती हैं, इतनी अमेरिकन सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन, इतनी हाई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये कोई भी पनडुब्बी जो है वो 500 मीटर से ज़्यादा नीचे सफ़र नहीं करती है। उससे नीचे पानी का दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि वहाँ पे किसी चीज़ को अपने बने रहने के लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग हो जाता है। और ये हम 4 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। पनडुब्बी जो थी जो टाइटैनिक वाले, बहुत छोटी थी ये, बहुत छोटी थी। इसका वो दिखा सिर्फ 5 लोग अंदर बैठे हुए। हाँ हाँ। और उसका टिकट आई थिंक $2 लाख के आसपास, $2.5 लाख US डॉलर, तो जो कि हाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 3.5 लाख करीबन हो जाता है। तो ये रईस लोगों का खेल था और इसमें सारे रईस लोग थे, तो पाकिस्तानी था रईस कोई, सब हाँ पाकिस्तान के सबसे बड़े रईस जो हैं बाप बेटे दोनों थे। तो वो और बड़ा दुखद घटना थी। लेकिन इसमें चूँकि मैं एक इंजीनियर हूँ तो उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा एक इसकी एक दुखद पक्ष भी है कि जो इसका जो डिज़ाइन बना था, हालांकि ये पनडुब्बी शायद 25-30 बार यात्रा कर चुकी थी सफलतापूर्वक, लेकिन इसके डिज़ाइन में खामियां थीं। लेकिन मैनेजमेंट इंजीनियर्स ने उसको रेज भी किया था कि इसमें लास्ट ग्रुप गया था, उन्होंने अपना डिक्लेयर दिया कि बड़ा डेंजरस है, इट्स नॉट इजी, वो लोग भी बड़ा डेंजरस बता रहे थे इसको। बिल्कुल। तो जो डिज़ाइनर थे उन्होंने कहा था, लेकिन ये मैनेजमेंट ये मानता था कि ये 20 बार जा चुकी है तो अगली बार क्यों नहीं जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इतने हाई प्रेशर पे जो कार्बन का कोई बहुत ही स्पेशल अलॉय इन्होंने बनाया था जो कि उस प्रेशर को झेल सकता था, लेकिन फिर भी समय के साथ उसमें कमज़ोरी आती है। और वही 30 यात्राएं करने के बाद वो धीरे धीरे करके कमज़ोरी हुई और एक मौका ऐसा हुआ कि वो जाके बिल्कुल, इसको इम्प्लोजन बोलते हैं, कि दबाव इतना बढ़ गया कि पूरा एकदम से दब गई। और बताते हैं कि बिल्कुल 20 मिलीसेकंड के अंदर ये दुर्घटना एकदम हो गई। और 2 घंटे की यात्रा थी, 1 घंटा 45 मिनट के बाद उनका संपर्क ख़त्म हो गया और माना जाता है अब कि तभी घटना हो गई थी। हालांकि उसके बाद 3-4 दिन तक हम लोग यही करते रहे कि शायद वो कहीं हो, और उनके लिए जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था कुछ आवाज़ भी आई थी। हाँ, वो शायद इम्प्लोजन की ही आवाज़ थी। और जिसको ये समझ रहे थे कि वो वहाँ का शायद स्ट्रेस सिग्नल है, लेकिन वो उसी में ख़त्म हो गया था। जब बाद में रैकेज मिला तो ये बात सिद्ध हो गई। तो कुल मिला के ये एक इससे शिक्षा यही ली जा सकती है कि ऐसे मिशंस पे कुछ ज़्यादा गेन करने के लिए नहीं होता। जस्ट आप टाइटैनिक देखने के लिए जा रहे हैं तो उसको तो रोबोट के थ्रू फोटोग्राफ करके वैसे भी देख लिया, तो आपको नेकेड आई से देखने में उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके लिए इतना पैसा खर्च करना और इतना बड़ा रिस्क लेना मुझे थोड़ा अनुचित लगता है। आशा करते हैं कि भविष्य में टाइटैनिक वाले जो बेचारे उसमें हज़ारों लोग मरे थे उनको शांति से वहाँ रहने दो क्यों डिस्टर्ब करते हो उनको। तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी। तो चलिए हम
एक और लगाते हैं गाना। नहीं, हम मेरे ख्याल से हम थोड़ा ब्रज किशोर जी से भी बात कर लेते हैं। तो हम कानपुर वाले अभी पांडे जी हमको जोक भी सुनाएंगे कानपुर का, क्योंकि इनको बिना जोक के पांडे जी का कार्यक्रम होता नहीं है। लेकिन श्रीवास्तव जी, आप अपने परिवार के बारे में बताइए। क्या आप भी कानपुर से जुड़े रहे हैं? IIT कानपुर से आपका भी संपर्क रहा है, तो आप भी कानपुर बिल्कुल। आज हमारा स्टूडियो पूरा कानपुर में है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बताइए, आपके परिवार में एक्चुअली हम थोड़ा उत्सुक इसलिए हैं कि जैसे आपके बच्चे हैं यहाँ पे हैं एक, बाकी बच्चे आपके भारत में हैं, तो आप भारत में भी रहते हैं तो और यहाँ भी आते हैं, तो एक तुलनात्मक रूप से जानना चाहेंगे क्या अच्छाइयाँ लगती है। जैसे बच्चों को वहाँ पे पेरेंट्स काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि हम बच्चों को बाहर भेजें रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ डाउन साइड्स भी होती हैं। तो उस बारे में, चूँकि आप तो बिल्कुल एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने दोनों साइड समान रूप से देखी हैं, तो कुछ श्रोताओं की जानकारी का ज्ञानवर्धन करिए। हाँ, ये तो है। अब मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और दोनों बाय द वे ट्विंस हैं। बड़ी हैं, वो वहाँ पर टीचर हैं सरकारी स्कूल में, और 2 बेटे हैं। एक ये बड़ा बेटा विवेक जो है, मैं यहाँ सिडनी आ गए हैं, इन्होंने IIT BHU से किया हुआ था BTech, और छोटा बेटा जो है वो मैरिन इंजीनियरिंग से BTech किए हुए हैं, वो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर है, वो वहीं कानपुर में ही हैं। तो 3 बच्चे कानपुर में हैं, एक यहाँ पर आ गए। तो मुझे भी सहयोग मिला है कि मैं यहाँ पर जब भी अवकाश मिलता है तो मैं इधर भी आ जाता हूँ, और मैंने दोनों जगह का देखा है, अपना अपना रंग है दोनों जगह का, और कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता तो मैं तो ये फील करता हूँ कि हाँ, यहाँ पे रह करके वहाँ की बहुत चाहत होती है, वहाँ मुझे खींचता है, भारत खींचता है। और जब भारत में रहता हूँ बहुत दिन, बेटा यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ सिडनी भी आने का मन होता है कि यहाँ भी देख लूँ। तो हमारा तो ऐसा बन गया है कि दोनों तरफ खिंचाव रहता है और दोनों तरफ अच्छाइयाँ हैं, दोनों तरफ वहाँ का रहन सहन और हमारा जो पूर्ववर्ती हमारा जैसे कस्टम्स रहे हैं, तो वहाँ के हिसाब से वहाँ का 75 साल की इस उम्र में जो है, जो हमारा अपना अनुभव रहा है और जो हमारी हॉबीज़ और आदतें पड़ गई हैं, उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता है। वो तो संस्कार हमारे हैं, उन संस्कारों का तो काम ज़रूर अपना काम करेगा। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कभी बहुत अच्छी बातें लगती हैं। जिस चीज़ को हम वहाँ पर करना चाहते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि बच्चों के साथ में जो है उनको स्वतंत्रता ज़्यादा मिली हुई है। 18 साल की उम्र के बाद में यहाँ बच्चों से उतना मोह नहीं रह जाता, और हम मोह छोड़ने के लिए जो है वृद्धावस्था में भारत में बहुत प्रयास करते हैं किस तरह मोह छूटे। मुझे लगता है कि ये भी एक पहलू है कि यहाँ अपना जो है कर्म करके, गीता का वो पाठ जो है कि अपना कर्म करके जो है हम मोह को छोड़ देते हैं और बच्चों को उनके जीवन के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। एक तरह से ये अच्छी बात है। दूसरी तरफ हमारे भारत में इसको लेकर के सोचा जाता है कि अगर परिवार से मोह नहीं है तो फिर वो परिवार कैसा है। कुल मिला के ब्रज किशोर जी, बात जो है वो संतुलन पे आ जाती है कि एक्सट्रीम जो है किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। और जहाँ तक आपने संस्कारों की बात की, तो जो यहाँ पे परिवार हैं वो भी अपने बच्चों को बिल्कुल भारत से जुड़े। हाँ, यहाँ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली हम भी आते हैं यहाँ पर तो भारत के एक तरह से कल्चरल राजदूत के रूप में ही आते हैं, देखते हैं। मुझे बहुत ही, मैं यहाँ पर गोकुल धाम भी गया, इधर भी मैंने मिंटो शिव मंदिर भी देखा, मैं साउथ का मंदिर जो टेम्पल पड़ता है बीच में वहाँ भी गया, मैं यहाँ श्री मंदिर भी गया, और तो बहुत जगह देखा। और यहाँ अखंड पाठ में भी शामिल हुआ, यहाँ कीर्तन भजन में भी शामिल हुआ। तो यहाँ जब भारतीयता देखता हूँ तो बहुत ही ओतप्रोत हो जाता हूँ, बहुत ही सुखद आनंद मिलता है। और हमेशा ये रहता है कि परदेश में जब भी जो है देश के कोई व्यक्ति मिलता है तो ऐसा आंदोलित होता है मन कि लगता है इनसे बैठे, इनके पास बात करें और इनसे मिलते रहें। नहीं। अच्छा देखिए, अभी ऋचा जी की एक फरमाइश आई है गाने की, चांद फिर निकला। तो चलिए ऋचा जी गाना लगा देते हैं, गाना है हमारे पास। जला फिर मेरा
तो आशा है ऋचा जी आपको ये पसंद आएगा। तो रेणु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो रेणु जी को हम सिडनी दर्पण रेडियो से नमस्कार कहते हैं, और सुनने वालों, बहनों और भाइयों, श्रोताओं, आपको मैं ले चल रही हूँ भारत। और रेणु जी हमारे लिए उठ गई हैं सुबह 5 बजे। कितनी मजे की बात है। और उठ गई हूँ। हाँ, और कितने मजे की बात है कि टेक्नोलॉजी देखिए, हम अभी सबमरीन की बात कर रहे थे जो दुर्भाग्य से बच नहीं पाई, लेकिन टेक्नोलॉजी देखिए, हमारे दूसरे प्रदीप जी शिकागो में हैं, वहाँ 7 बज रहे हैं शाम के, और ये प्रदीप उपाध्याय जी यहाँ है रेडियो स्टेशन पे और सिडनी में, और मैं यहाँ हूँ ब्रोकन हिल में, और अब रेणुका जी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये तो पूरा ग्लोबल कनेक्शन है ये तो सुन रहे हैं सचिन देव बर्मन का गाना। और जैसे सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने उनका नाम सचिन रखा, मेरे भी डैडी ने मेरे भाई का नाम सचिन रखा है, तो हमारे यहाँ भी एक सचिन है। और सचिन की याद में हम गाने सुन रहे थे। सुनने वालों, आपको जरूर मजा आया होगा। और आपने सोनू जी की भी बातें सुनी जो जगजीत सिंह से मिलाने ले जा रही हैं, सिडनी के जगजीत सिंह से हमें। और रेणुका जी से मैं आप ला रही हूँ, जरा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। जी शर्मिला जी, पहले तो मैं सभी दर्पण के श्रोताओं को सादर अभिवादन करती हूँ। नमस्कार। भारत से मैं रेणुका काले आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप लोगों से भी मैं जुड़ पाई हूँ। और रहा सवाल मेरे बारे में, तो मैं रेणुका काले हिंदी टीचर हूँ और आकाशवाणी में अनाउंसर भी हूँ, और लंबे समय से 1995 से मैं आकाशवाणी में अपनी सेवाएं कैजुअल अनाउंसर के रूप में दे रही हूँ। इसके अलावा स्कूली सफर के दौरान ही मेरा रुझान हिंदी की तरफ हो गया था, और बस विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं में, चाहे वो लेखन से जुड़ी हूँ या मंचीय प्रतियोगिताएं हूँ, उसमें मैं हिस्सा लेती रही हूँ। और आज जो कुछ हिंदी थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, और उसमें जो रुचि मेरी बचपन में जागृत हुई है, उसके पीछे मेरी माँ का, मेरी मम्मी का पूरा हाथ था। वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो बस बचपन से ही वो मुझे बहुत अच्छे से प्यार से क ख ग से लिखना उन्होंने स्कूल के साथ साथ घर में ही मेरा शुरू करवाया, और बस उनके सानिध्य में और उनकी रुचि होने के कारण उनका जो है ये अंश मुझमें आ गया है, और माँ सरस्वती की कृपा है। हाँ, तो सुनने वालों, आप सुन रहे हैं हमारे ब्रज किशोर जी, रेणुका जी, सोनू जी कितनी अच्छी हिंदी शब्द उठाते हैं, बोलते हैं। उनके डिक्शनरी में, उनके शब्दकोश में कितने सारे सुंदर शब्द हैं जो हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं, और उनका उच्चारण भी सही नहीं कर पाते हैं। अभी अभी ब्रज किशोर जी ने जो कहा कि मोह, और जो मतलब जो शब्द उन्होंने, जो बातें कही जिन शब्दों में, वो दिल को छू गई, और हम लोग बार बार हमारी तो खिचड़ी बन जाती है, क्योंकि वही है। अभी हम बात कर रहे थे दोनों देशों की, और वेस्ट की, और अपने स्वदेश और विदेश की, तो मैं तो उसको मजाक में ले जाऊंगी कि क्या आप नरक में कुत्ता रहना चाहोगे या स्वर्ग में बकरी, नरक में राजा रहना चाहोगे या स्वर्ग में बकरी। लेकिन आज भारत अब वैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। और बहुत बार यहाँ के भारतीयों की तारीफ भी मैंने अभी सुनी सिडनी के ब्रज किशोर जी से, क्योंकि हमारा पुराना भारत लेके आए हैं 20 साल पहले का, और सैडली कुछ चीजें बहुत बदल गई हैं आज के भारत में, और कुछ चीजें बहुत बढ़िया हो रही है, टेक्नोलॉजी और कुछ एडवांसमेंट, और ये सब में एक विशेष योगदान होता है टीचर्स का, शिक्षकों का और मीडिया का, जो हम लोग हैं। हमें
वी आर वेरी पावरफुल। हम लोग बड़े नेता नहीं हैं, बड़े लोग नहीं हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन हमारी विचार शक्ति बदलेगी तो दुनिया बदलेगी, ये मुझे गहरा विश्वास है। और खास करके महिलाओं की बदलेगी तो पूरा घर बदलेगा। बिकॉज एंड में मैं आपको कुछ साइंस के बारे में भी बताऊंगी, और वो भी बंगाल से जुड़ी हुई है बात, और उसके लिए बाद में राजा जी मुझे समय देंगे। लेकिन अभी चलते हैं रेणुका जी से, अगला सवाल पूछते हैं कि आपने हिंदी मजेदार कैसे बनाई? क्योंकि हम लोग लैंग्वेजेस, जो लोग थोड़े से होशियार होते थे वो तो बस साइंस और मैथ्स में लगे रहते थे, क्यों प्रदीप जी? और लैंग्वेज तो सोचते थे कि यूं हम याद कर लेंगे, 2-4 बुक्स के 2-4 पोएम याद कर लेंगे, ग्रामर थोड़ा सा रट्टा मार लेंगे और पास हो जाएंगे, और हो भी जाते थे, अच्छे मार्क्स मिल भी जाते थे। लेकिन हिंदी मजेदार कैसे बनाई, और भाषा सशक्त हो तो विचार कैसे बदलते हैं, ये मैं ऐसे, और हम फिर सोचते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर हम बच्चों में कैसे जागरूक रखें, जो विदेश आ गए हैं हम लोग, तो उसके लिए रेणुका जी मदद करेंगी। तो इनसे मैं पूछूंगी कि आप मजे से कैसे सिखाती है और क्या क्या करती हैं? शर्मिला जी, देखिए, जिस चीज में आप खुद मजा, मस्ती या आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उसको आप अगर आगे वाले के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, तो उसे भी मजा आएगा। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि मैं एंजॉय करती हूँ टीचिंग, तो इसलिए शायद सामने वाले जो सीखने वाले हैं, चाहे बच्चे हो या कोई भी हो मेरे सामने, तो वो भी मुझसे कनेक्ट कर जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि मैं थोड़ा सा कोरोना काल में आप लोगों को ले जाना चाहूंगी। उन दिनों ऑनलाइन टीचिंग हमें करनी पड़ती थी, और ऑनलाइन टीचिंग के दौरान बच्चों को हम जब पढ़ाते थे तो कोशिश ये होती थी कि अब बच्चे तो हमारे सामने हैं नहीं, तो बहुत लाजिमी है कि इधर उधर भटकाव हो जाता है मन का, कंसंट्रेशन, और बच्चे हैं फिर तो बस मैंने ये सोचा कि इन्हें पूरे टाइम कैसे जोड़ कर रखना है। तो हम जूम ऐप में पढ़ाया करते थे, उसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डालती थी, कहानियां होती थी, चुटकुले होते थे, कुछ प्रसंग सुनाया करती थी, और बच्चों से बीच बीच में प्रश्न किया करती थी, और उन्हें पहले ही आगाह कर दिया करती थी। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर क्लास नहीं भी है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मैं हूँ, तो मुझे ज्यादा एफर्ट डालकर बच्चों को जोड़ कर रखना है हर हाल में, कि भाई ये बहुत बेस है बच्चों का टाइम, जब बच्चों को हिंदी की मूलभूत जो बेसिक नॉलेज है वो मिलनी जरूरी है। तो और इतने छोटे बच्चों से दूर रहकर मुझे करना है, तो उस दौरान मैंने इसमें काम किया। और दूसरी चीज ये कि मैंने YouTube शुरू करने के पीछे प्रेरणा मेरी ये रही कि एक बार स्कूल में मेरे हो रहे थे एग्जाम, और अब तो जरा सा सर्दी जुकाम भी हुआ, तो हम लोग बड़े अलर्ट हो जाते थे कि भाई उस बच्चे को आइसोलेट करो, अलग रूम में बिठाओ एग्जाम लेने के लिए, और पेरेंट आएंगे, सर्दी खांसी बुखार है, साथ में एग्जाम देके ले जाएंगे। कोरोना की 10 बात की बात बता रही हूँ, जब स्कूल भी ओपन हुए, तो एक पेरेंट थे, वो मैं इधर से उधर आ जा भी रही थी, एग्जाम चल रहा था, तो उन्होंने कहा, काले मैम, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, और आप जब पढ़ाती थी तो हमने किचन के पास ही बच्चे का सेटअप लगा रखा था कि भाई काम भी चलता रहे और देखें भी कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन आपकी क्लास जब होती थी तो मैं क्या, मेरे पूरे परिवार के लोग आकर बैठ जाते थे, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता था। मुझे भी बहुत मजा आया। मतलब बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन यही चीज मुझे आपको यहाँ खींच लाई। मैंने आपका YouTube पे हिंदी सुना और मैं इतना हंसा, मुझे इतना मजा आया कि मैंने कहा बस इनको तो सीखना ही है। और सुनने वालों, हाँ, इनका हिंदी चैनल है हिंदी सिखाने का, आप सब लोग एक बार जरूर जाइए। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए ना रेणुका जी, थोड़ा सा बताइए ना कैसे आप सिखाती हैं। जी जरूर शर्मिला जी। सभी मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा चैनल है हिंदी पथ काले मैम। आप अगर माइक पर ये बोलते हैं, 1 महीना ही हुआ है, आज ठीक 1 महीना हुआ है। ये 25 तारीख मेरे लिए सौगात लेकर आ रही है। देखिए, पिछले 25 को मैंने अपना चैनल लॉन्च किया हिंदी पथ, और आज 25 तारीख को आप लोगों के बीच हूँ मैं आवाज के माध्यम से। और मेरी कोशिश, जो मेरा उद्देश्य है, मेरी एक नेक नियत है
कि मैं हिंदी की जो भी कुछ देन है वो मैं अगर किसी के लिए काम आ सके तो मेरे लिए बड़ा एक सौभाग्य होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदी मेरा मान है, हिंदी स्वाभिमान है, हिंदी में हो गई हूँ मैं, हिंदी से सम्मान है। अरे और शर्मिला जी, आप क्लास की एक मुझे याद आ रहा है, मैं एक क्लास ले रही थी, लिंग पढ़ा रही थी बच्चों को। तो शुरुआत मैंने कुछ ऐसे की थी कि जैसा मैं करती हूँ, एकदम एग्जैक्ट तो है हूबहू नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले, मेरी हिंदी कक्षा हिंदी तक में आपका स्वागत है। क्या बताऊँ, आज बहुत गर्मी है, मैं हलाकान हो गया हूँ इस गर्मी से। मेरी माँ खाना बना रहा है और मेरे पिताजी ऑफिस चली गई। अरे रे रे रे, क्या करती हूँ, माँ खाना बना रहे, पिताजी ऑफिस चले गए, मैं हलाकान हो गया। मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए, ये ऐसा नहीं बोला जाता है। हिंदी में जब हम लिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को उसी तरह से हमें बोला पड़ता है, बोला जाता है, लिखा जाता है। इस तरह से कुछ शुरू किया था और वो स्पॉन्टेनियस रूप से होता है। बहुत हंसी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उपाध्याय जी बैठे हुए हैं कुछ सुनाने के लिए। रेणुका जी, आपने इतना सुंदर माहौल यहाँ पे बना दिया कि टीचिंग वाला, और हमको तो अपने पुराने हिंदी के लेसन्स याद आ गए जब कॉलेज में पढ़ा करते थे। और जैसे शर्मिला जी ने बताया कि वो जो विज्ञान वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी भाषा में थोड़ी रुचि कम होती है, बस उनका उद्देश्य होता है कि इसमें पास हो जाएं, बस सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास की जीवनी पढ़ के हम लोग जो थे वो रट्टा मार के। लेकिन उस भाषा को, लेकिन आप जिस तरीके से बता रही हैं, मेरे ख्याल से अगर हमारे दौर में भी शिक्षकों ने उस दिशा में प्रयास किया होता तो शायद भाषा का हमको और अधिक बेहतर ज्ञान होता। लेकिन सच में प्रदीप जी, जैसे इन्होंने सिखाने में मुझे आई नो परफेक्टली वेल कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं क्योंकि सिखाया गया। हिंदी में 52 होते हैं, 52 मुझे नहीं पता था, नंबर नहीं मालूम थे कि वर्णमाला 13 होते हैं और व्यंजन शायद अब मैं भूल गई, लेकिन कल ही सुना मैंने इनका वो, तो मुझे याद हो गया कि हाँ, वर्णमाला क्या है, व्यंजन क्या है। इतना सुंदर सिखाया इन्होंने। तो आप लोग जिसको भी हिंदी बचा के रखनी है, प्लीज ये वीडियोस अपने बच्चों को दिखाइए। चलिए, रेणुका जी से मेरे एक दो सवाल और होंगे, बट जैसा राजेश जी ने बताया है एक ब्रेक लेते हैं। और चूंकि पढ़ाई की बात हो रही है तो एक हमारे कवि हैं अनिल अग्रवंशी, उन्होंने एक बहुत सुंदर हास्य कविता लिखी है। एक्चुअली मैं उसको इसलिए लेके आया था कि अगले हफ्ते से यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं और हमारी रेखा जी से बात होने वाली थी, लेकिन वह आज अस्वस्थ हैं तो उनसे बात नहीं हो रही। तो टीचर और एजुकेशन पर एक सुंदर हास्य जो था, हमने कहा बच्चे लोग स्कूल का ब्रेक ले रहे हैं तो एक सुंदर सी कविता लें। बट हमारी बातचीत आप लोगों से जारी रहेगी, पहले उस कविता सुनते हैं। जी हाँ, तो अभी एक बड़ा अच्छा में जोक याद है टीचर्स के लिए कि भाई क्लास में टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा तुम बड़े होके क्या बनोगे। तो कहता है कि हम बड़े होके मल्टी बिलियनर बनना चाहते हैं, हमारे पास 365 कारें हों, रोज एक कार निकालें, 20 बैंक अकाउंट हो, 10 घर हों। तो कहता है मैंने ऐसे नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ यही पूछा कि बड़े होके क्या बनोगे। वहीं एक और लड़की बैठी थी, उससे पूछा कि अच्छा बेटी तुम बताओ तुम बड़े हो क्या क्या बनोगी। इतना लंबा ऐसे मत देना। कहता है बस इसकी वाइफ बन जाए, ये कुछ तो कमाने दो। बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये, बिल्कुल। तो चलिए पांडे जी, बहुत सुंदर चुटकुला आपने सुनाया, और चलिए अब उतने ही सुंदर हास्य की एक कविता सुनते हैं। हास्य की कविता क्या गाने लगा रहा हूँ? 160। हाँ यार लाए हुए हैं। शैलेश जी, उस टाइम बाद से 20-25 साल की पढ़ाई का जिक्र करता हूँ जी। आज बच्चे 90% नंबर लाते हैं तो भी बच्चों को तनाव है, माँ बाप को भी तनाव है, चाहे बच्चा कितनी मेहनत कर ले जी। वहाँ से मैंने हास्य व्यंग का विषय लिया है। नसीम भाई आप आनंद लीजिएगा प्रथम पंक्ति से जी। और हमारी भाषा का आज विषय चल रहा है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाषा के लिए जी। साहब समर्पित है आपको। नेहा जी आप तो पढ़ी लिखी लग रही है, शैलेश जी को समर्पित है। आजकल बच्चे गजब ढा रहे हैं, परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। क्यों? हाँ,
हम तो 7-8 भाई थे। हाँ, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तकें एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई हमेशा कई ट्यूशनें पढ़ा। अच्छा, पूरा जोर लगा लिया, नेहा जी अगली क्लास में नहीं चढ़ा। एक दिन नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से निकलवा लिया। भाई साहब ध्यान करना, मुझे तो याद है 12वीं में मेरे अकेले के 43% आए थे। 43%, 43। हाँ, मेरे अकेले के 43% आए थे। घर वाले क्या, रिश्तेदार तक फूले नहीं समाये थे। रिजल्ट देखकर घर लौटा, भाई साहब अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अनिल। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। इसी खुशी में सुबह की सवामनी, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी। मार्कशीट शीशे में जड़वाकर ड्राइंग रूम में टंगवा दी। यूं समझ लो बधाई देने वालों के तांते लग गए। पिताजी तो लोगों को धन्यवाद धन्यवाद कहते कहते थक गए। बड़ी अम्मा जी ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इसकी पढ़ाई चलेगी घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। ये अलग बात है, पढ़ाई बीच में ही छुड़वानी पड़ी। शैलेश जी 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। बड़े भाई ने तो तब अचंबा खाया जब देश के बड़े बड़े अखबारों में अगले दिन मेरा नाम नहीं आया। सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला। कोरेस्पोंडेंस, पत्राचार, सब कुछ रह गया धरा का धरा। दाखिला आखिर कोरेस्पोंडेंस में मिला, लेकिन ना कोई शिकवा ना किसी से गिला। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। कई बार तो भाई साहब सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते थे। सिलेबस एक्सपायर, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल। कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। राम लखन जी बच्चे वहीं पड़े रहते, मास्टर रिटायर हो जाया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई साल लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। क्या बात है। वही बच्चे आज विजेता बन गए। उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आज बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अब सुनते हैं स्पॉन्सर्ड के संदेश। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। जी हाँ दोस्तों, लाइन पे मौजूद हैं। तो रेणुका जी, आशा करते हैं ये कविता जो थी इसका सार जो था वो ये था। इसके अंदर में चूँकि आप खुद शिक्षा के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं, तो जैसे आजकल माना जाता है कि छोटे बच्चे जो है वो काफ़ी शिक्षा उनकी तनावपूर्ण है और काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर रहता है, वो चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो या पीयर्स की तरफ से हो। तो इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है और इस समस्या का निदान करने में कहाँ तक जो है एक शिक्षक जो है सहायक हो सकता है, इस बारे में आपके विचार जानना चाहूँगा। हेलो रेणुका जी। नहीं, रेणुका जी लाइन पे नहीं है। को आप फिर से कनेक्ट कीजिए, शायद से आपने कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया था।
लेकिन हाँ, ये बात तो जैसे मैं उपाध्याय एक मिनट रुकिए, गाना लगा के फिर मैं कनेक्ट करता हूँ लाइन पे। हाँ ठीक है। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाती मैं तुमको लाखों अरमान, हो जाते हैं लटकाते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी हैं दिल में हमारे, दिल पुकारे यारे यारे यारे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे। जी हाँ, दिल पुकारे, क्या बढ़िया गाना। हाँ, एक्चुअली पांडे जी ये गाना जो है ये इस गाने को विशेष कारण से भी मैं लाया हूँ। ये जाहिर है चूँकि सचिन देव वर्मन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ज्वेल थीफ जो 1967 में आई थी। इस गाने की खासियत ये है कि रफ़ी और लता ने ये गाना गाया है और उस दौर में एक समय ऐसा आया था जब रफ़ी और लता के आपस में मतभेद हो गए थे और इन लोगों ने करीबन 3 वर्ष तक जो थे एक दूसरे के साथ डुएट नहीं गाए थे। तो फिर सचिन देव वर्मन ने काफ़ी प्रयास करके फिर दोनों के उन मतभेदों को दूर किया और बताया जाता है कि ये गाना जो था उस गैप के बाद पहला गाना था ज्वेल थीफ के लिए जो दोनों ने साथ साथ रिकॉर्ड किया था। तो इस गाने का विशेषता जो है ये आशा करते हैं श्रोताओं को पसंद आई होगी। तो चलिए सवाल लगता है रिपीट करना पड़ेगा। रेणुका जी शायद लाइन थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो इस गाने से पहले रेणुका जी हमने जो वो हास्य कविता सुनाई थी जो कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस के बारे में बात करती है कि छोटे बच्चे होते हैं काफ़ी कम उम्र में, काफ़ी पढ़ाई का उनके ऊपर तनाव आ जाता है और वो तनाव कई कारणों से होता है। कई बार परिवारों की, माता पिता की अपेक्षा बच्चों से बहुत अधिक होती है, पीयर्स का प्रेशर भी हो जाता है। तो ऐसे में मैं, चूँकि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो एक शिक्षक का क्या इसमें इस सिचुएशन से बच्चे को बाहर निकालने के लिए एक शिक्षक का कितना योगदान हो सकता है और वह क्या कर सकता है और क्या बेहतर किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं उस तनाव की दशा से जो है ना भुगतें उसको। जी हाँ रेणु जी। जी 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 हाँ सुन रही हूँ। अच्छा हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि हर बच्चे में संभावनाएं होती है। मेरा ये मानना है कि हम कुछ जन्मजात प्रतिभाओं के साथ जन्म लेते हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ खास होता है।
अब हमें टीचर को, पेरेंट को बस करना ये है कि उस बच्चे में क्या है ऐसा, उसकी रुचि क्या है, उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा क्या है, उसको पहचान कर राइट डायरेक्शन में उसको लेकर जाएं, उसको उसमें उस प्रतिभा को निखारने में उसके लिए सहायक बने। होता क्या है कि अभिभावक अपनी जिंदगी में जो नहीं कर पाए हैं, अपने सपने जो अधूरे रह गए हैं, उनको अपने बच्चों के माध्यम से पूरे करने की कोशिश करते हैं। कई अभिभावक, आज सोच बहुत बदल गई है और लोग बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र रखते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा है कि हम बच्चे में वो चीज कहीं अंदर से है ही नहीं और हम चाहते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए जो आप चाहते हैं कि बच्चा एक सफलता का पैमाना क्या है कि पैसा कमाने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए सक्षम बन जाए, लेकिन बच्चे के अंदर क्या है ये देखना जरूरी है। हर किसी की प्रतिभा जो है, जो ईश्वरीय प्रदत्त है, बस उसको पहचान कर उसको सही दिशा में अगर हम आगे बढ़ाते हैं सब मिलकर, तो बच्चा देखिएगा क्या से क्या कर जाता है। तो मेरा ये एक आग्रह रहता है। और कई बार पीटीएम जो होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है, तो आते हैं बच्चे की भाई ये पेरेंट आते हैं तो बोलते हैं ये तो ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब हम उनको बताते हैं इसकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, ये सिंगिंग में बहुत अच्छा है, उसका स्पोर्ट्स देखिए आप। तो बस वही चीज है कि हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। जबरदस्ती जैसे बोलते हैं ना, मार मार के गुल्ला बनाना, वो नहीं हो सकता। इस चीज को हमें सबको मिलकर, पेरेंट को, टीचर को मिलकर समझना होगा। बिल्कुल आपने सही बताया कि काउंसलिंग की जरूरत बच्चे से अधिक जो है कई बार उनके पेरेंट्स को होती है, क्योंकि उनको अपना स्टीरियोटाइप आउटलुक जो है वो चेंज करना है कि बच्चे से अपेक्षाएं जो है वो अनरीजनेबल ना रखें। और जो जैसा कि आपने बताया कि उसके अंदर क्योंकि हम लोगों को एज ओल्ड हम लोगों का जो थॉट वो यही रहा है कि अच्छी साइंस और अच्छी मैथ्स बच्चे को आती है तो ये जीवन में सफल हो जाएगा, अच्छी नौकरी कर लेगा और वो कर लेगा। लेकिन अब बदलते हुए परिवेश में वो वह जो है उतना सत्य नहीं है और प्रतिभाओं में भी बच्चे जो है अच्छा कर रहे हैं और हर जगह कैरियर उपलब्ध है। बिल्कुल है। और अब इस संदर्भ में 3 इडियट्स मूवी जिन्होंने भी देखी है, अब जरूर सबने देखी होगी, तो वो ही था कि इंजीनियरिंग करके भी फोटोग्राफी की जा सकती है। मेरे भी सब डॉक्टर फ्रेंड्स में एक अब आईएएस है और वो इनकम टैक्स कमिश्नर है। सोचिए कहाँ मेडिसिन, कहाँ, तो बिल्कुल बेसिक इंटेलिजेंस जिसमें है उसको कई बार खुद को भी ढूंढना पड़ता है कि उसे क्या पसंद है। और आपकी बात सही है, मैंने खुद में मेरे दोनों बच्चों को यही कहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट, हर चीज में भाग लो। प्रतियोगिता है ठीक है, उसमें भाग लो, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट आओगे, लेकिन भाग लेने का मजा तो लो। मतलब मैं कहती हूँ कि हाँ उसमें आनंद लो, जिस चीज में आनंद आता है वो ज्यादा करो। और कई बार बच्चे, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन्हें टैलेंट होती है, कई बार बच्चे जो वातावरण में रहते हैं वही कर लेते हैं या वही करने जाते हैं। बाय चांस हमारे बेटा और बेटी दोनों डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्योंकि शायद उन्होंने मुझे वही करते देखा, लेकिन हाँ उन्होंने साफ कहा कि हम गायनेकोलॉजी बिल्कुल नहीं करेंगे, घर का हॉस्पिटल है, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं मान गई। तो चलिए शर्मा जी, अब टाइम भी अब समाप्त होने जा रहा है, तो प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपने इतना टाइम दिया, निकाला, सुबह सुबह आप उठ के आपने बैठी, तो रेणु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदेश है आपका सुनने वालों के लिए? हाँ जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हम भारत में रह रहे हैं और भारत से अगर बाहर भी गए हैं किसी सिलसिले में, तो अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को पकड़े रहिए। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कई बार मैंने ऐसा देखा सुना है कि यहाँ के लोग भारत में रहकर जितना अपनी चीजों से, अपनी जड़ों से नहीं जुड़े हैं, जितना अपने संस्कारों को नहीं मान रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं बढ़कर विदेशों में रहने वाले लोग ज्यादा उसको, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को उससे जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं। उत्सव पूर्वक सभी रिचुअल जो है, सभी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, पूजन जो है, जो भी उनका है,
अपने धर्म से संबंधित उसका पालन बड़ी मुस्तैदी से करते हैं। तो बस इसके साथ साथ अपनी भाषा को शुद्धता से बोलने का एक जरिया आप बिल्कुल अपने से जोड़ कर रखिए, बना कर रखिए, एक माहौल बना कर रखिए कि हमें तमाम भाषाएं हम चाहे सीख लें, लेकिन अपनी भाषा का गर्व, अपनी भाषा का अभिमान, अपने देश का अभिमान हमारी पहचान है। और यही हमें अपने कहीं पे भी हम रहते हैं तो हमें अपने समुदाय से जोड़ कर रखता है। तो चलिए रेणु जी, विचार विनिमय तो इसी के जरिए होगा। अब रेणु टाइम घड़ी भाग रही है, आपसे बातें करना और मन कर रहा है, लेकिन चलिए फिर संडे को आपके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर, धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मैसेज डाले हुए हैं। जी हाँ, और उपाध्याय जी, जो गाना हमने क्विज में डाला था उस गाने का नाम है, पिक्चर का नाम बंदनी। जी हाँ, जवाब जो है वो उसका बंदनी है। और ये सचिन देव वर्मन का इसमें संगीत था। अशोक कुमार और नूतन और धर्मेंद्र ने इसमें अभिनय किया था। और इस पिक्चर की एक और खूबसूरती है कि जो हमारे प्रसिद्ध गीतकार गुलजार, जिनको आज हम काफ़ी इज्जत से देखते हैं, अच्छे अच्छे गाने उन्होंने लिखे और आज भी लिखते हैं, उन्होंने अपना पहला गीत जो था इसी पिक्चर के लिए लिखा था। तो ये इस पिक्चर की एक और ख़ासियत है। तो जवाब जो था क्विज़ का बंदनी था। और अब शीघ्र ही हम लोग ड्रॉ निकालेंगे। और तब तक पांडे जी कुछ एस.डी. बर्मन का एक, एक्चुअली उनके लास्ट मोमेंट्स का एक मैं छोटा सा 4 मिनट का लेके आया था। यदि उसका समय हो तो वो 170 नंबर है, उसको प्ले कर सकते हैं तो कर दीजिए। तब तक फिर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैं भी करता हूँ। एक उन्होंने रेणु जी ने उसको वो बोला है प्ले करने के लिए, ये प्ले करते हैं। सिडनी के सभी संगीत प्रेमियों को हमारा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं और अमिताभ इस्लाम आपके शहर सिडनी में 1 जुलाई 2023 को बहुत ही संगीतमयी कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपके समक्ष बहुत खूबसूरत फिल्मी नगमे, गज़लें प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि गुलाम अली साहब की बहुत ही लोकप्रिय गज़ल है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बस एक मुलाकात का मौका दे दे। उसी तरह हम आप सब से मुलाकात की ख्वाहिश लेकर आपके शहर सिडनी 1 जुलाई को पैसिफिक हिल क्रिश्चियन स्कूल में आपके रूबरू होने जा रहे हैं। तब तक के लिए आपके लिए हमारी तरफ से एक प्यार भरा संगीतमयी तोहफा। धन्यवाद। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। तो जी हाँ उपाध्याय जी, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, काफ़ी मैसेज भी हैं। एंड जरा आप ड्रॉ निकालिए जरा एक। जी हाँ, ड्रॉ निकाले हैं। सबसे पहले श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो थे जवाब आए थे, और क्विज़ थोड़ी आसान थी तो सबके जवाब सही भी थे, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। इतना हमको अच्छा लगा, इतने सारे लोग आए। हमारी तो इच्छा थी कि सभी लोग जिन्होंने सही जवाब दिया है वो उसके लिए क्वालिफाई कर सकें, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं। तो 2 नाम हमने जो निकाले हैं उनमें से एक अमिता गुप्ता जी विनर हैं, और दूसरी दोनों महिलाएं हैं इस बार छाया अग्निहोत्री जी। ये 2 नाम हमारे निकले हैं। तो आप लोगों को बधाई। करेंगे कांटेक्ट और आपको बधाई हो।
और आप लोग अपने यहाँ टिकट के लिए मुझसे या पांडे जी से आप संपर्क कर लीजिएगा। और यह एक टिकट है, आशा करते हैं आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ भी आएंगे तो एक टिकट आपको वहाँ पे वहीं पे शायद मेरे ख्याल से वेन्यू पे खरीद सकते हैं। तो हाँ, कोई महंगा टिकट नहीं है। तो आप लोगों को एक बार पुनः बधाई। तो पांडे जी, एक चूँकि एस.डी. बर्मन विशेष कार्यक्रम चल रहा है तो एक उनका एक 4 मिनट का एक था जिसमें उनके अंतिम गीत के बारे में बताया गया है। आशा करते हैं श्रोता लोग पसंद करेंगे। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। मिली फिल्म के गीत, बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, ये जिंदगी को धुन से संवारने का मौका आया तो दादा कई कई रातें सो न पाए। कभी मुस्कुरा कर दबे पाओ आकर, दुख मुझे। मिली की दास्तान और गीत में योगेश के एक एक शब्द ने उनके दर्द को हवा दे दी थी। दिल लगी ये दिल लगी बड़ी। मुंबई की रातें उन्हें काटने लगी। रात रात भर जागने का नतीजा ये कि ब्लड प्रेशर आसमान में उछलने लगा। एक शाम इसी गीत की रिहर्सल के दौरान तबीयत बिगड़ गई। किशोर ने मिली के इस गीत की रिकॉर्डिंग और दादा की तबीयत बिगड़ने का वाकया कुछ इस तरह बयान किया। सोनी सोनी है जिंदगी, जिंदगी। जब इस गाने की रिहर्सल हुई सचिंदा के घर तो उनकी तबीयत जरा जरा खराब होना शुरू हो गई थी। मैं रिहर्सल करता रहा और दादा की आंखों में एक अजीब सा दुख नजर आने लगा। वो चुपचाप मेरी तरफ देखते रहे, सुनते रहे और खामोश रहे। मैं रिहर्सल खत्म करके उनके मकान से चल पड़ा। बाद में खबर मिली कि मेरे जाने के कोई 25 मिनट बाद शचिंदा को दौरा पड़ा और वो गिर पड़े। उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया। डॉक्टर आए और बोले इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन शचिंदा अड़ गए। बोले नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। किशोर ये गाना कल रिकॉर्ड करने वाला है। जब रिकॉर्डिंग हो जाए तब तुम लोग मुझे जहां ले जाना चाहो ले जा सकते हो। सब परेशान हो गए। पंचम दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, बोला किशोरदा आप ही चलकर पिताजी को समझाइए ना, रिकॉर्डिंग बाद में भी हो सकती है। कुछ तरकीब निकालिए जिससे कि पिताजी फौरन अस्पताल जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं फौरन पंचम के साथ शचिंदा के घर चल पड़ा। अपनी आवाज मैंने जानबूझकर खराब बनाई और उसी बैठी हुई आवाज में मैंने शचिंदा से कहा, दादा आप ही देखिए मेरी आवाज कितनी खराब है। ये रिकॉर्डिंग कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए ना और हॉस्पिटल चले जाइए। इधर मेरी आवाज ठीक हो जाएगी, उधर आप हॉस्पिटल से लौट आएंगे और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। शचिंदा बोले देख किशोर, गाना अच्छा होना चाहिए रे। तेरी आवाज ठीक हो जाए तभी रिकॉर्डिंग करना, और अगर मैं रिकॉर्डिंग पर ना आ सका तो भी सोचना कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और वैसे ही गाना जैसा मैं चाहता हूँ। बहरहाल रिकॉर्डिंग हुई और किशोर ने दादा की आत्मा अपनी आवाज में उड़ेल दी। गाने का टेप आरडी यानी पंचम अस्पताल ले गए। बर्मनदा ने सुना तो फूट फूट कर रो पड़े। देर तक आंसू बहाते रहे। आंसुओं की बरसात थमी तो बोले मुझे मालूम था किशोर वैसे ही गाएगा। इसके बाद वो खुद इस गीत को गुनगुनाते रहे देर तक। जिंदगी कब कोमा में चले गए किसी को पता न चला। डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की। दिन, सप्ताह, महीने गुजरते रहे, दादा को होश नहीं आया। 5 महीने बीत गए, हालत और बिगड़ गई। अशोक कुमार, किशोर कुमार, आशा भोंसले, राहुल देव बर्मन, पत्नी मीरा और अनेक करीबी लोगों के चेहरे उतर गए। डॉक्टर
निराश थे। दवाओं ने काम बंद कर दिया, दुआओं का असर बाकी था। आखिरकार वो आस भी टूट गई। 31 अक्टूबर 1975 की दोपहर दादा का परमात्मा से मिलन हो गया। मुसाफिर अपने अंतिम सफर पर चला गया। तो उपाध्याय जी, जरा आप व्हाट्सएप के कुछ मैसेज जरा पढ़ के आप सुना देंगे? जी हाँ, आज हमारा लगता है सचिन देव वर्मन विशेष कार्यक्रम श्रोताओं ने काफ़ी पसंद किया है और उनके कुछ के कमेंट्स में पढ़ना चाहता हूँ। तो शुरुआत यतीन्द्र गुप्ता जी ने की है। गुड स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइस सॉन्ग्स एंड इन्फॉर्मेशन, वेरी नाइस विचार। फिर ऋचा जी ने बताया उनको भजन बहुत पसंद आया, बहुत बरसों बाद इस भजन को उन्होंने सुना। फिर प्रदीप जी हमारे शिकागो से बताते हैं कि आज का शुभारंभ शिकागो से कार्यक्रम का आनंद अनोखा है। उसके बाद कुछ क्विज़ के जवाब लोगों के आए हैं और संजय अग्निहोत्री जी ने आपका जो क्विज़ वाला क्वेश्चन था उसके गाने के बारे में कहा है कि इस तरह के गानों को माझी कहते हैं और एस डी बर्मन की अधिकांश फिल्मों में माझी गीत अवश्य होते थे। फिर ऋचा जी कहती हैं कि एंजॉइंग लीजेंडरी म्यूजिशियन एस डी बर्मन्स फीचर, दादा का संगीत बिल्कुल अलग और यूनिक था। गुरु गीता दत्त ने उन गीतों को यादगार और अमर बना दिया। प्रदीप जी बोलते हैं अति मधुर गीत, सचिन दा की अति मनोरंजक वार्ता। फिर ऋचा जी ने लिखा चांद फिर निकला माय फेवरेट, प्लीज़ बजा दीजिए। हमें इस बात की प्रसन्नता कि हमने उनका पसंद का गाना बजा दिया। आशा करते हैं ऋचा जी पसंद आया होगा। उसके बाद फिर छाया जी लिखती हैं और उनका भी क्विज़ का ही जवाब है। और फिर यतीन गुप्ता जी लिखते हैं शायद हमारी जो टाइटन वाली स्टोरी के बारे में उनका रिमार्क है कि इट्स वेरी सैड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिच स्टोरी बट 300 पीपल डाइड ऑफ पाकिस्तान बैकग्राउंड डिड नॉट गेट एनी कवरेज। अब ये तो इस समाज का शो मीडिया जो है वो बड़ी न्यूज़ को जो कवर करता है, जो इम्पोर्टेंट होती है अपने हिसाब से करते हैं और हमको भी वही करना पड़ता है। छाया जी बोलती हैं वेरी नाइस प्रोग्राम, एंजॉइंग वेरी मच, गुड सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, थैंक यू दर्पण टीम। शर्मिला जी बोलती है आई गेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इज़ ऑलवेज हाईलाइटेड, गुड और बैड, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। और कुल मिला के अच्छा। दुबे जी कहते हैं एक्सीलेंट प्रोग्राम ऑन एस डी बर्मन, वेल डन टीम। शर्मिला जी बोलती हैं थैंक्स एवरीवन फॉर आवर कम्प्लीमेंट्स। तो ये हमारे काफ़ी श्रोताओं के इतने सारे रिमार्क्स आए हैं। चलिए समय समाप्त हो गया। किशोर जी चलते चलते बताइए आपको यहाँ का आज का अनुभव, स्टूडियो में आज पहली बार आए, कैसा लगा? संक्षिप्त रूप से बताइए, बहुत अधिक समय हमारे पास नहीं है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ दर्पण रेडियो के कार्यालय में स्टूडियो में आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। चलिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au। और जी दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपका दिन शुभ हो और जाते आपके लिए अच्छा सा गाना छोड़े जा रहे हैं। मेरे सपनों की रानी कब